अपने एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से पहले अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा अपनी परीक्षा से पहले इन 100 सवालों को रट कर जाइएगा, क्योंकि आपको अपनी परीक्षा में अपने एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे, यहीं से साथियों देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे जीके के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन साथियों मैंने निकाले हैं। तो इन सभी सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करके जाइए, यहां से आपको साथियों तकरीबन 8 से 10 सवाल देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी बहुत तेजी के साथ होगी, यानी कि महज 25 मिनट में मैं आपको 100 प्रश्नों की एक तरीके से श्रृंखला साथियों समर्पित करने वाला हूं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अमीर खुसरो का जन्म साथियों कहां पर हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उसके बाद देखिए किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, अमीर खुसरो की बात चल रही है, यानी कि अमीर खुसरो एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अपने समय में 8 सुल्तानों का काल देखा था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसने पद्मावत की रचना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी की अगर बात करें, इन्होंने साथियों पद्मावत की रचना की थी। खुसरो खां की हत्या करके किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने डाली थी साथियों, गाजी मलिक ने डाली थी। गयासुद्दीन तुगलक में इनको कह सकते हैं, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही खुसरो खां की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों ताजमहल के सुलेखक कौन थे, जिनको कैलीग्राफर भी कहा जाता है, इनका नाम क्या था, जिन्होंने 1648 में इसकी रचना की और इसको पूरा किया। तो इनका नाम तो साथियों अमानत खान शिराजी था, जो कि साथियों ताजमहल के सुलेखक थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया। तो आपसे डायरेक्ट साथियों सवाल पूछा जाएगा कि किसने साथियों नृत्य पर और संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। तो औरंगजेब ने नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद देखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था साथियों, शाहजहां ने करवाया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाया जाता था, यानी कि जो तांबे का सिक्का था मुगल शासन में, इसको क्या कहा जाता था साथियों, इसको दाम कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि इनमें से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो मैं कहूंगा औरंगजेब की अगर बात करते हैं तो औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, मुझे बताइए। तो इनको तो दिल्ली में दफनाया गया था। क्या दारा शिकोह को कहां पर दफनाया गया था, दिल्ली में दफनाया गया था। आंसर यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो इसका आयोजन साथियों 1893 में किया गया था, और कौन से महीने में किया गया था साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सितंबर 1893 में किया गया था, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ये साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आपसे अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो वेलूर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है साथियों, वेलूर में ही स्थित है। यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए ये यूएसए में है, शिकागो जो है ना, यानी कि जो विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का, ये यूएसए के शिकागो में हुआ था, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता साथियों कौन है, इनका नाम आपको बताना है। तो अगर बात करते हैं राजा राममोहन राय की, तो राजा राममोहन राय ही तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, मुझे बताइए। साथियों ये सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे बार बार इसको गलत कर देते हैं, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर क्या होगा साथियों बता दीजिए। तो नरेंद्र नाथ दत्त अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त ही था। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। राष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो इनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे, और गोविंद रानाडे जी को ही साथियों महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, बताइए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। क्या था साथियों, मूल शंकर था। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत साथियों तापीय है। क्या है, अगर एग्जाम में सवाल आता है तो तापीय आपको लगा देना है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सिलिकॉन वैली ये कहां पर स्थित है, तो ये तो बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर साथियों स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर जिला है ये किसके लिए जाना जाता है, बताइए। तो ये साथियों गोल्ड के लिए जाना जाता है, ये स्वर्ण के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि जो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला है ये स्वर्ण के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये वो क्वेश्चन है साथियों जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को देख लीजिए अपने एग्जाम से पहले। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु जो आपको दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है, क्या तारे, चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल ग्रह। तो मैं कहूंगा चंद्रमा ही दिखाई देता है साथियों। रात के समय आकाश में सबसे चमकीला क्या होता है, चंद्रमा ही तो होता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी तो एक साथियों ग्रह है, ये कोई उपग्रह थोड़ी ना, पृथ्वी ना धूमकेतु है ना तारा है साथियों, ये तो एक ग्रह है। इसलिए आंसर आपका जिनका
जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि संसार की छत किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को नहीं, रॉकी पर्वत को नहीं, मैक्सिको पर्वत को नहीं साथियों, पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है बताइए। तो पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय साथियों क्या है? पशुपालन है। क्या है साथियों? पशुपालन है। आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, मुझे बताइए। राइट आंसर आपका क्या होगा? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कपास के लिए जानी जाती है जो कनेक्टिकट घाटी है, ठीक है ना। कनेक्टिकट घाटी है यूएसए की, ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर जो पोल्डर मैदान है, पोल्डर मैदान कहां पर पाए जाते हैं? तो पोल्डर मैदान कहां पर है साथियों? नीदरलैंड में है। कहां पर है पोल्डर मैदान? नीदरलैंड में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों संविधान के चौथे भाग में किसका जिक्र किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। उसके बाद देखिए किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 169 में किस बात का जिक्र किया गया है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना का और समाप्ति का कहां पर जिक्र किया गया? अनुच्छेद 169 में किया गया है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस बार एमटीएस में आपको ऐसा कंटेंट मैं देने जा रहा हूं, ये समझ लीजिए साथियों कि एमटीएस इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं होगा। यानी कि एग्जामिनर की साथियों इतनी औकात नहीं कि इससे बाहर आपका प्रश्न पत्र बना दे, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपका लगभग साथियों तकरीबन सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए 1 से 2 क्लासेस डेली आएंगी, अपने एग्जाम तक साथियों उनको आपको देखते रहना है, ठीक है ना। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर ये सवाल आ जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां साथियों बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 12 अनुसूचियां हैं। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो साथियों मूल संविधान की यहां पर बात की गई तो मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद देखिए तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों आप लोग भी ध्यान रखेंगे कारगम की अगर बात करते हैं, क्या जो आपका कारगम एक लोक नृत्य है और ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कारगम लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों तमिलनाडु में किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है, मुझे बताइए। तो ये मणिपुर में किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है? ये मणिपुर का साथियों नृत्य है, जिस नृत्य का नाम क्या है? जागोई नृत्य इसका नाम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया। देखिए कहीं पर भी अगर संगीत आ जाए तो आपको पता होना चाहिए सामवेद जो है ना ये संगीत से संबंधित है। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है, तो जाहिर सी बात है सामवेद से ही लिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है, बताइए। तो कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है? साथियों ग्वालियर घराना जो है ना ये हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह की अगर बात करें गंगाधर राव के साथ हुआ था। किसके साथ साथियों? गंगाधर राव के साथ हुआ था। अगला सवाल है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था साथियों? मेरठ से शुरू किया गया था। यह सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा संबंधित रचनाकार सुमेलित नहीं है। देखिए बाबर नामा की रचना तो बाबर ने की, शाहजहां नाम की रचना इनायत खान ने की, लेकिन हुमायूं नामा की रचना साथियों गुलबदन बेगम ने की। किसने की साथियों? गुलबदन बेगम ने की। आप लोग ध्यान रखेंगे हुमायूं ने नहीं की। उसके अलावा तुजुके जहांगीरी की रचना किसने की? तो साथियों जहांगीर ने की। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मालूम है इसका आंसर तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मियां तानसेन जी को अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। उसके बाद देखिए औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो किसके हाथों में था साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे ताराबाई के हाथों में था। किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। अगला सवाल है शिवाजी ने निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? यानी कि शिवाजी ने निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे, ये तो दिक्कत थोड़ी लग रही है, देखिए शिवाजी ने निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से
किसे औरंगजेब ने, ठीक है ना, किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ताराबाई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि किसे दी थी? आप लोग ध्यान रखेंगे, ताराबाई को दी थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि इनमें से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता है? तो किसको पुकारा जाता है साथियों? स्वतंत्र सरदार जी को जो है ना वो देशमुख और पाटिल और नायक के नाम से पुकारा जाता है। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए। केरल है, ओडिशा है, सिक्किम है? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी किस राज्य में थी? तो सिक्किम में थी। उसके बाद देखिए भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया, मुझे बताइए। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको क्या लगा देना है साथियों? 2000 लगा देना है, क्योंकि भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को 2000 में साथियों अपनाया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? गोवा राज्य की बात चल रही है, यानी कि भारत के गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या की 16.16% है तकरीबन, अब तो 16% से ज्यादा ही हो गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है करीबा बांध, क्या साथियों कहीं कहीं पर करीब भी आ जाता है, करीबा इसको कर लेंगे। करीबा बांध किस नदी पर है? अगर डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो जामबेंजी नदी आप लोग बता देंगे, क्योंकि करीबा बांध तो जामबेंजी नदी पर ही स्थित है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है ना, सुंदरबन का डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। साथियों अगर आप इस क्लास में एंट्री करते हैं तो ये समझ लीजिए आपको कोई आलस नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल एक्टिव तरीके से साथियों इस क्लास में एंट्री लेना है और पूरी क्लास आपको बहुत एनर्जेटिक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि समझ लीजिए जो आप एनर्जेटिक तरीके से पढ़ते हो, पूरा कंसंट्रेशन अपना एक जगह पर लगाकर पढ़ते हो, उसमें आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपका ऑटोमेटिक आपके मनोमस्तिष्क में फीड होता रहता है, स्टोर होता रहता है। तो अगर आप इस क्लास में आते हैं तो बहुत साथियों आराम से आया करिए, समझ लीजिए, क्योंकि बस क्लास को देखते जाइए और प्रश्नों को पढ़ते जाइए, जो उत्तर में साथियों टिक लगा उनको देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहा है। और इसका फायदा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा कि जब आपके सामने यही प्रश्न गुजरेंगे तो आप कहोगे भाई इन सभी के आंसर मुझे पता है, और फटाफट साथियों आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, अब यहां पर अगर बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है? कहीं कहीं पर यांगसी नदी भी लिखा होता है या यांगटीसी नदी भी लिखा होता है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 49वीं समानांतर रेखा ये किसके बीच की सीमा रेखा है, मुझे बताइए। तो ये तो साथियों यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, इसलिए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह की सेना के सेनापति कौन थे? डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों हकीम खान का नाम। क्या हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति का नाम क्या था साथियों? हकीम खान था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो यहां पर साथियों कालानौर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कालानौर पर ही अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर